आज के सभा में उपस्थित भारत के प्रख्यात डॉक्टर सुनील एम जैन सर, उस पश्चात जलगांव के लायंस क्लब के सभी पदाधिकारी, तसेच वैसे ही लायंस क्लब के सभी मेंबर, फिर हमारे सबके चहेते गादिया सर भी हमारे साथ उपस्थित है, प्रदीप अंकल संघवी भी उपस्थित है, और बाकी सभी जो जलगांव के बाकी डॉक्टर्स और जो प्रख्यात व्यक्तिमत उपस्थित है, उनका भी मैं लायंस क्लब की ओर से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आज हम एक डायबिटीज के लिए अवेयरनेस का सेशन ले रहे हैं, जिसके लिए हम प्रदीप अंकल संघवी के पास पिछले हफ्ते गए थे। तो डॉक्टर साहब से बात जब हुई तो उन्होंने एक ही मिनट में हमारी विनंती को मान रखते हुए इस सेशन के लिए हमें मंजूरी दी। इसलिए डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने अपने छोटे से शहर क्लब के लिए एक समय निकालकर, अपना कीमती समय निकालकर आज वो उपस्थित है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ भारत के प्रख्यात डॉक्टर श्री सुनील एम जैन सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब एमडी और डीएम इन एंडोक्राइनोलॉजी है। वो पिछले 25 सालों से इंदौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर पे बसे खेतिया शहर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपना 11वीं कक्षा तक का शिक्षण खेतिया से पूर्ण किया है। उस पश्चात आगे के पढ़ाई के लिए वो भोपाल गए। वहां पे गांधी मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपना एमबीबीएस और एमडी का शिक्षण पूर्ण किया। चंडीगढ़ के प्रख्यात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से उन्होंने डीएम इन एंडोक्राइनोलॉजी का शिक्षण पूर्ण किया। उस पश्चात उन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत इंदौर से की। वहां पे फिर 2010 में इंदौर में उन्होंने टोटल नाम की संस्था का स्थापना किया, जिस इंस्टीट्यूट में डायबिटीज, थायराइड और हार्मोनल डिसऑर्डर के सभी मरीजों का इलाज किया जाता है। वहां पर ऑल इंडिया से पेशेंट्स आते हैं इस बीमारी के लिए, जिसका पूर्ण निदान डॉक्टर साहब के हाथों किया जाता है, और उनकी टीम भी वहाँ काफी सेवा देती है, जिससे मरीज को अच्छे से इलाज किया जाता है। उन्होंने पूर्ण भारत भर में अभी तक 3000 से भी ज्यादा फिजिशियंस को ट्रेनिंग दी है। वो फिजिशियंस के लिए ऑल इंडिया के लेवल पर रेगुलर तौर पे वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन लेते रहते हैं। फेमस किताब मधुमेह एक नया जीवन साथी और हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर पंप के वो ऑथर। जयेश भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। करता हूं कि सर हमें डायबिटीज के ऊपर मार्गदर्शन करें। हेलो, आवाज नहीं, आवाज। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही सर, आ रही। आ रही ना आवाज? इधर से तो ठीक है। अरे अच्छा जयेश जी, आपने मेरे लिए स्क्रीन शेयर कर दिया है ना? मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी सर। अब आप लोगों को मेरा स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को मेरा स्लाइड दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा बहुत नेट कनेक्टिविटी के इश्यू चलते रहते हैं, बट हो सकता है कि सब ठीक ठाक चले। सबसे पहले तो मैं लायंस क्लब जलगांव, जयेश जी, संघवी जी, जिन्होंने मुझसे पहली बार कम्युनिकेट किया था, उनको धन्यवाद देता हूँ कि अब और आसान और सरल इसलिए भी हो गया कि इस कोविड एरा ने इतना सारा वर्चुअल टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया और सब लोग इससे बड़े फेमिलियर भी हो गए हैं। तो इसकी वजह से हम लोग दूर पे रहकर भी बहुत प्रॉपरली डिस्कशन कर सकते हैं, और जैसा कि फेस टू फेस करना होता है उसकी तुलना में वर्चुअल हम अपने ऑफिस में अपने घर बैठकर कर सकते हैं, इसलिए बहुत आसान काम हो गया है। तो समय निकालना तो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आवागमन बड़ी समस्या होती है। तो लकीली चूंकि वर्चुअल प्लेटफॉर्म है तो उस पर हम ये सब चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं
मैंने ये प्लान किया है कि प्रोग्राम को मैं 15-20 मिनट में मैं अपनी तरफ से अपने इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी इंफॉर्मेशन को हिंदी में ही रखूँ और उसके बाद जो भी लोग आप मेरे से सवाल जवाब पूछना चाहते हैं, मेरे ख्याल में अगर हम सेशन को इंटरैक्टिव रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डायबिटीज़ जो है ये आजकल हम लोग बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर बढ़ते हुए देख रहे हैं और इस बीमारी की समस्या ये है कि ये हिडन डिसीज़ है। ये हमको दिखाई नहीं देती और इसकी वजह से कई लोगों के अंदर ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर नहीं होता। और ये डॉक्टर एलियट पी जॉसलिन रहे हैं, आज से करीब 100 साल पुराने फिजिशियन जिन्होंने डायबिटीज के इनिशियल डेज में बहुत सारा रिसर्च और साइंस का काम किया था और ये उनका उस समय का स्टेटमेंट है कि यदि डायबिटीज के साथ में किसी व्यक्ति को हेल्दी और लंबी लाइफ जीनी है तो उसको नॉलेज के साथ ही जी सकता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसलिए ये उनका स्टेटमेंट है कि डायबिटिक हु नोज मोस्ट लिव्स लॉन्गेस्ट। अब हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में कई मरीजों के जो स्टैंडर्ड सवाल होते हैं कि डायबिटीज किसको कहते हैं, क्यों हो जाती है, शुगर यूरिन में होती है, ब्लड में होती है, क्या ये अलग-अलग टाइप की होती है और ये आजकल जो हमारा डायबिटीज कौन सा है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है। टाइप 2 डायबिटीज आजकल बहुत सारे यंग लोगों में देखने में आ रही है, क्यों हो रही है? काहे के लिए इसका एकदम से नंबर बढ़ रहा है? किन लोगों को इस बीमारी का होने का रिस्क ज़्यादा है? ये सब डे टू डे क्वेश्चंस हैं जो सब लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं। क्या एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगी? कोई योगा है क्या जिसको करने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है? क्या होना चाहिए डाइट कंट्रोल के अंदर? कौन-सी ऐसी चीज़ खाएँ जिसमें शुगर नहीं होती? दवाई के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा क्या? क्योंकि दवाई तो फिर हमेशा लेनी पड़ जाएगी। अब मुझे तकलीफ तो है नहीं, शुगर भले आ रही हो 250 लेकिन मैं फिर को मुझे काहे के लिए आप ट्रीटमेंट के लिए बोल रहे हैं? पेशेंट को कोई सिम्पटम तो है नहीं। और यदि चलिए हमारी फैमिली में सभी को डायबिटीज़ है तो अब अगली जनरेशन में हम रोकने के लिए क्या करें? और फिर डायबिटीज़ में हमेशा एक बात आती है इंसुलिन की, वहाँ के सबके तरफ से बहुत सारे सवाल चालू हो जाते हैं कि इसको डिफर करो, हम इसको शुरू नहीं करना चाहते, ये आखिरी स्टेज है। इस टाइप के डे टू डे के अंदर डायबिटीज़ के सभी लोगों की तरफ से हम लोग क्वेश्चंस सुनते रहते हैं और यही बहुत सारी बातचीतें होती रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से अधिकांश चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। उसके पहले ये जान लीजिए कि हमारी आबादी जितनी है उस लिहाज से हमारे देश में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है। एक अनुमान है जिसके हिसाब से भी करीब-करीब 9 करोड़ के आसपास का फिगर है कि भारत में इतने लोगों को डायबिटीज़ होनी चाहिए और उतने ही लोग ऐसे हैं जो इसकी लाइन में लगे हुए हैं। प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज की शुरुआत हो गई है, अगर ध्यान दिया गया तो ठीक, नहीं तो आगे पीछे फिक्स डायबिटीज होना तय है। ये वो टाइम है जहाँ से आदमी पीछे जा सकता है, इसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। तो आज जितने लोगों को डायबिटीज है उतने ही लोग डायबिटीज की क्यू में लगे हुए हैं। मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से सफर कर रही है। तो आखिरकार होता क्या है शुगर का अर्थ? तो कई बार ये लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि शुगर काहे में आती है, ब्लड में आती है, यूरिन में आती है क्या एक्चुअली शुगर? तो आपको ये तो लक्षण है डायबिटीज के जो सब लोगों ने सुन रखे होते हैं कि एकाएक वजन घटने लगता है लोगों का, कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं और 3-4 किलो वेट घट गया, या बार-बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, खूब प्यास लगती है, थोड़ा-सा काम किया कि लोग थक जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, भूख ज़्यादा लगती है, कई बार आँखों के सामने धुंधलापन, ऐसे सिम्पटम हो सकते हैं। कई बार बार-बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कोई वुंड हुआ तो भरा नहीं। और ये हमारे देश में अनकॉमन नहीं है कि पेशेंट का ऑपरेशन हो गया उसके बाद पता चलता है कि घाव नहीं भर रहा है, वो डायबिटीज़ है इसको। तो ये कई बार सर्जरी के बाद पता चलता है क्योंकि चेकिंग ही नहीं हुआ था। पर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये लक्षण सब लोगों में नहीं होते। ये लक्षण सिर्फ 40% लोगों में होते हैं। 60% डायबिटीज के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिम्पटम नहीं होते। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उनके ब्लड में शुगर बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज का मतलब कोई सिम्पटम नहीं है।
डायबिटीज का मतलब है यदि ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम ब्लड की कितनी ग्लूकोज के पेशेंट को डायबिटीज कहते हैं। यदि आप भी कभी अपनी ग्लूकोज की जांच कराएं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप कहां पर खड़े हुए हैं इस वक्त। तो जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की खाली पेट शुगर की जांच कराएं तो आप इस ग्राफ में देखिए, खाली पेट की शुगर एक सामान्य आदमी की 60 से 99 होती है। तो यदि उसकी खाली पेट शुगर 99 के नीचे है तो नॉर्मल है। यदि उसकी खाली पेट शुगर 100 से ऊपर चली गई लेकिन 125 के नीचे है, 100 टू 125, मतलब उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने चालू हो गए, इसको हम प्री डायबिटीज कहेंगे। और यदि उसकी खाना शुरू करने के 2 घंटे बाद की शुगर, एक खाली पेट की शुगर यदि उसकी 126 से ज्यादा है तो हम उसको डायबिटीज कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति खाली पेट लेबोरेटरी में जाए और ब्लड की ग्लूकोज चेक करा ले, और यदि वो मान लीजिए 130 आई, इसका मतलब ये डायबिटीज है। अब यदि व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं है तो उसको एक और टेस्ट रिपीट करना चाहिए, क्योंकि एक ही रिपोर्ट के आधार पर हम डायबिटीज नहीं कहते। कम से कम हमें 2 रिपोर्ट चाहिए जो कंफर्म करती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई सिम्टम नहीं है, उसमें हम कम से कम 2 टेस्ट करते हैं। अब जैसे यदि हम खाने के बाद की रीडिंग देखें तो एक नॉर्मल आदमी की खाने के बाद की ग्लूकोज हमेशा 140 के नीचे होती है। यदि खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 200 से अधिक आ जाए तो उसको डायबिटीज है। कई बार ये होता है कि एक पेशेंट की शुगर खाली पेट में आई 110, खाने के 2 घंटे बाद आ गई 220, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। तो उनकी हमेशा सोच रहती है कि क्या पता साहब आज खाने में मीठा ज्यादा खा लिया होगा, या हम जरा 2-3 दिन शादी में थे इसलिए आज के दिन ऐसी बढ़ के आ गई। तो आपकी जानकारी के लिए, हमारे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम इतना परफेक्ट है कि हम कितनी भी मिठाइयाँ खा लें, कितनी भी डाइट कंज्यूम कर लें, यदि हमारा सिस्टम नॉर्मल है तो खाने के 2 घंटे बाद की शुगर कभी भी 140 क्रॉस नहीं करती। यदि खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 140 से अधिक आती है मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। यदि ये 200 से अधिक आती है तो डायबिटीज है, और 140 से 99 के बीच आती है तो इसे हम प्री डायबिटीज कहते हैं। इसी बात को आप इस टेबल में देख सकते हैं। फास्टिंग शुगर, फास्टिंग का मतलब होता है 8 घंटे से कुछ नहीं खाया और ब्लड में जांच कराई जाए। फास्टिंग शुगर 60 से 99 होती है और खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम होती है। जिन लोगों की इतनी ग्लूकोज है वो डायबिटिक नहीं है। खाली पेट यदि शुगर 100 से ऊपर और 125 से नीचे है और खाने के 2 घंटे बाद 140 से 199 के बीच में, मतलब अभी तो नहीं हुई है, पर यदि अपने पे ध्यान नहीं दिया तो आगे हो जाएगी। ऐसे लोग जिनके खानदान में डायबिटीज है और उनकी रीडिंग अगर इस मिडिल रेंज में आती है, वो सबसे ज्यादा उनके अंदर अगले 2-4 साल में ही डायबिटीज आ जाएगी। और यदि वो इस स्टेज पे चाहें, यदि वो इस स्टेज पे जाग जाएं तो डायबिटीज को रोक सकते हैं। और यदि ये शुगर 126 से ऊपर चली गई और खाने के 2 घंटे बाद 200 से अधिक है तो स्ट्रेट है, तो ये तीसरी लाइन का जो नंबर है ये है डायबिटीज का डायग्नोसिस। सवाल ये है कि डायबिटीज हाई हो क्यों जाती है, एक व्यक्ति की ग्लूकोज बढ़ क्यों जाती है। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये ध्यान रखें कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, इस खाने से ही शरीर को चलना है। इसी खाने से प्रोटीन मिलेगा शरीर को, इसी खाने से विटामिन मिलेंगे, और इसी खाने में कार्बोहाइड्रेट है जिससे स्टार्च, जिसे हम कहते हैं, जिससे ग्लूकोज मिलेगा। और हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए ग्लूकोज जरूरी है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते। हमारे ब्रेन को हर समय काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, लेकिन यही ग्लूकोज एक सामान्य सीमा में रहे तो नॉर्मल है, जो कि मैंने आपको बता दी। सामान्य सीमा क्या है, खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद की। और यही ग्लूकोज अगर सामान्य सीमा से अधिक हो जाए तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। अब ये ग्लूकोज सामान्य सीमा से अधिक क्यों हो जाता है, तो उसके लिए हमें शरीर की एक बहुत बेसिक मैकेनिज्म मैं आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या पिक्चर है, इसमें देख सकते हैं, बड़ी खून की नली है जिसमें जी 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 करके ग्लूकोज के स्टार बने हुए हैं।
हम यदि कुछ भी खाना खाएंगे तो हमारा फूड आंतों में डाइजेस्ट होगा, उससे ग्लूकोज बनेगा और यह ग्लूकोज ब्लड में घूमेगा, लेकिन ये बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। आज हमारी ब्रेन की सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, मसल्स को ग्लूकोज चाहिए, ये ऑटोमेटिक अंदर नहीं जा सकता। तो आप इसी डायग्राम में देखेंगे पोर्शन है जिसमें कि एक गेट जैसा बना है जिसमें ये ग्लूकोज को एक चाबी खोल के अंदर कर रही है। तो एक्चुअली हम जब भी खाना खाते हैं, हमारा फूड डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में बदलकर ब्लड में पहुंचता है, और जैसे ही ये ग्लूकोज ब्लड में पहुंचता है, उधर हमारे पेंक्रियाज में से इंसुलिन नाम की चीज आती है जो इसमें चाबी के रूप में दिख रही है आपको, और वो इस ग्लूकोज को बॉडी सेल्स के अंदर भेजती जाती है, और इस तरह से शरीर इस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करता है। अब यदि किसी व्यक्ति की ये इंसुलिन नाम की चाबी गड़बड़ हो, मतलब या तो उसके अंदर इंसुलिन हो ही नहीं, या इंसुलिन कम हो, या इंसुलिन तो हो लेकिन वो इन सेल्स पर काम नहीं कर पाए, तो क्या होगा? खाना तो खा लेंगे, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज ब्लड में भी पहुंच जाएगा, लेकिन वो ब्लड में ही घूमता रहेगा, बॉडी सेल्स को नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं हम डायबिटीज। तो डायबिटीज का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में खराबी आई है जिसने ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब ये चीज बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई है। तो अब इसमें दो ड्रॉबैक हमें सामने दिख रहे हैं। एक, बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है। अब जब बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ये सब सिम्टम होने शुरू हो जाएंगे, थकान, कमजोरी, बॉडी में इन्फेक्शन की टेंडेंसी। जैसे आजकल कोविड एरा में बात होती है कि जो डायबिटिक है उनका रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम की सेल्स है, उनको भी अब ग्लूकोज और सब चीजें प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो उनकी फंक्शनलिटी भी कमजोर हो जाती है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो यदि ग्लूकोज ब्लड में खूब इकट्ठा हो गया लेकिन बॉडी सेल्स को नहीं मिल रहा है, समस्या ये है। और साथ में प्रकृति ने एक नॉर्मल ग्लूकोज के लिए हमें बनाया है। अब यदि ये ग्लूकोज हाई लेवल में ब्लड में घूमते रहेगा तो इस ग्लूकोज से फिर अगले नुकसान होंगे। तो डायबिटीज में प्राइमरीली इंसुलिन सिस्टम के अंदर खराबी आ जाती है। इंसुलिन वो सिस्टम है जो हमारे ब्लड में घूम रहे ग्लूकोज को बॉडी सेल्स के भीतर भेजता है, और चूंकि ये सिस्टम डिफेक्टिव हो गया इसलिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगती है। अब डायबिटीज का तो सिंगल अर्थ है, यदि ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल से जाता है तो हम इसे डायबिटीज कह देंगे। डायबिटीज का प्रमुख बेसिक मैकेनिकल डिफेक्ट, अगर हम एकदम बेसिक डिफेक्ट पे जाएंगे तो वो आपने समझ लिया कि शरीर में कुछ ना कुछ इंसुलिन सिस्टम में खराबी आई है जिससे ये होती है। अब इंसुलिन सिस्टम में खराबी के कई कारण हो सकते हैं। एक ऐसी डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन सिस्टम पूरी तरह से एक इन्फेक्शन के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये डायबिटीज हम बच्चों में ज्यादा देखते हैं, हालांकि एडल्ट्स में भी हो सकती है, बट हमारे पास कई बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 6 महीने, 3 साल, 5 साल, 2 साल ऐसी होती है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके शरीर में एक इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से इनके पेंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली सभी सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई। अब यदि सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई मतलब इनके शरीर में अब इंसुलिन है नहीं, और इसलिए इस डायबिटीज का इलाज इंसुलिन की बाहर से पूर्ति के जरिए किया जाता है। इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। जो आप कॉमनली देखते हैं और जो कॉमनली सुनते हैं इसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। हमारी प्रैक्टिस में 100 में से लगभग 90 केसेस टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज ऐसी डायबिटीज है जिसमें जेनेटिक्स, खानदान में डायबिटीज, मोटापा, आराम पसंद जीवन, ये सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर की इंसुलिन की कार्यप्रणाली डिस्टर्ब होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कभी कभी ग्लूकोज बढ़ सकती है, ये अलग कैटेगरी है। और फिर बहुत सारे कारण हैं। कई लोग बहुत शराब लेते हैं, उसकी वजह से उनका पेंक्रियाज खराब हो जाता है। कई बार पेंक्रियाज में कैंसर हो सकता है। कई तरह के जीन डिसऑर्डर्स हैं, कई हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, उनसे भी डायबिटीज हो सकती है। पर एक जो जनरल जनता के लिए जिस विषय पे हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि
यही सबसे कॉमन डायबिटीज है और इसी के बारे में जनरल जानकारी सभी लोगों को होना चाहिए। और जब भी ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है एज ए डॉक्टर, मेरे साथ कोई भी कहीं मिलेगा मुझसे, हम कहीं रिलेशनशिप में ही, रिश्तेदारी में ही, कहीं मैरिज में कहीं होंगे और कोई पड़ोस में बैठे हैं, पूछ रहे हैं क्या साहब आप काय के डॉक्टर है? अच्छा डायबिटीज के हो? के हार्मोन्स के हैं? तो ये सब आजकल डायबिटीज क्यों इतनी बढ़ रही है, ये सबसे कॉमन सवाल सब लोगों का होता है। तो अब इसका हम सबसे सरल शब्दों में अगर जवाब चाहते हैं तो जवाब ये है कि आजकल हम जिस तरह से जी रहे हैं, प्रकृति ने हमें उस तरह से जीने के लिए बनाया ही नहीं। तो हम तमाम नेचर की प्रक्रियाओं के खिलाफ जाकर जी रहे हैं और एक तरह से जब हम ऐसा करते हैं तो उसकी पेनाल्टी है डायबिटीज। तो बेसिकली डायबिटीज इतनी आजकल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जनरेशन की चेंज के साथ हमारी जो जीवनचर्या है वो ऐसी हो गई है जिसमें कि ऑटोमेटिकली शरीर के मेटाबॉलिज्म में इतने चेंज आ रहे हैं कि वो हमें आगे जाके डायबिटीज और फिर डायबिटीज की वजह से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसके लिए ये एक बड़ी सिंपल कार्टून इमेज है जिससे आप बात को समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे शरीर में यदि हम फिजिकली बहुत अच्छे एक्टिव रहें, यदि हम अपना वजन ना बढ़ने दें, एक्स्ट्रा चर्बी शरीर में इकट्ठी ना हो, हेल्दी खान पान ले तो इंसुलिन की प्रक्रिया अच्छी रहेगी। वहीं यदि लोग बहुत आराम कर रहे हैं, दिन भर सिटिंग वर्क कर रहे हैं, खाना ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से कि हमारे शरीर में चर्बी बढ़ रही है और इंसुलिन को काम करने में दिक्कत हो रही है, तो अंत में आखिरकार कभी ना कभी जाकर इंसुलिन की सिस्टम फेल होगी। पहले की जनरेशन्स में भी कुछ गड़बड़ियां होती थी, लेकिन उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी इतनी अधिक होती थी, उनको रोजमर्रा के काम के लिए 1-2 घंटे वैसे ही कसरत करनी पड़ती थी, तो उनमें ये डिसीजेस उतनी नहीं होती। लेकिन आजकल चूंकि स्कूल एज से पूरी लाइफस्टाइल बदल गई है, इसकी वजह से हम ये लोग परेशानी फेस कर रहे हैं। तो जो मैं पहले कह रहा था कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का परिणाम है डायबिटीज जो इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो जैसे-जैसे हम ग्रो हुए, यदि हम अपने आप को फिजिकली फिट रखें, एक्टिव रखें, हेल्दी ईटिंग करें, लेकिन आज का ज़माना हो गया है प्राइमरीली हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट और शुगर इंटेक का। और इसकी वजह से अंत में हमारा मेटाबॉलिज्म इस सिस्टम के लिए बना ही नहीं है और इसकी वजह से डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ रही है। अब अल्टीमेटली अगर हमें डायबिटीज से बचना है और डायबिटीज अगर हो भी गई है तो हमें हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और हेल्दी ईटिंग ये डायबिटीज के ऊपर ही लागू नहीं होती, ये डायबिटीज जिन्हें नहीं है उनके ऊपर भी लागू होती है। और हेल्दी ईटिंग का मतलब ये होता है कि हमारी डाइट में जो स्टार्च है, स्टार्च का मतलब होता है अनाज में भी स्टार्च है लगभग 70%, चावल में स्टार्च है 80%, आलू में स्टार्च है 90% और ये साबूदाना जैसी चीजें जो हमारे यहाँ का हरियाली पदार्थ है इसमें 95% स्टार्च। शक्कर की बात करेंगे तो वो 100% स्टार्च है। अब डाइट में स्टार्च की मात्रा 50-60% तक सीमित होनी चाहिए और बाकी सब हमें प्रोटीन और फैट के जरिए मिलना चाहिए। लेकिन आजकल यदि हम हमारे बच्चों की डाइट देखते हैं या जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी डाइट देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी डाइट में अब कार्बोहाइड्रेट 60% नहीं है, उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट 80%, 85% तक पहुंच गया है। टेबल शुगर, शक्कर। अब अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि भारत के अंदर जो टीनेज बच्चे हैं जिनकी आयु लगभग 15 साल के आसपास है, 15 से 20 साल के बच्चे, इनमें शक्कर का कंजम्पशन कितना है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी हेल्दी ईटिंग के हिसाब से हमें अधिकतम 25-30 ग्राम तक शक्कर का सेवन करना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो शक्कर हमारी जरूरत है ही नहीं, शक्कर को खाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो मेन मेड सब्सटेंस है, नेचर का हिस्सा नहीं है। लेकिन आजकल जो सर्वे आ रहे हैं उसके अंदर हमारे जो टीनेज बच्चे हैं इनका डेली टेबल शुगर कंजम्पशन 250 से 300 ग्राम तक जा चुका है। यदि ये बच्चे एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर 40 ग्राम शुगर होती है, यदि वो 3 सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो 120 ग्राम शुगर तो वहीं से चली जाती है। उसके अलावा फिर चॉकलेट, पेस्ट्रीज,
एंड दुनिया भर के उनके जो स्वीट इंटेक का ट्रेंड है, तो ये सब चीज बुनियाद बना रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आपके घर के अंदर भी बहुत सारे बच्चे आपको दिखते होंगे जिनमें मोटापा आ रहा है। तो इसकी जड़ ये है, और ये मोटापा आखिरकार जाके बहुत सारी चीजें बदलाव लाएगा, जिसका अंतिम परिणाम डायबिटीज होता है। तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है, चाहे डायबिटीज हो या ना हो। कई बार जैसे ही डायबिटीज होती है, हमारे आधे मरीज तो यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि बहुत सारी रोक टोक लग जाएगी। अब समस्या ये है कि जो रोक टोक शब्द गलत होगा, जो उन्हें कहा जा रहा है वो एक्चुअल हेल्दी ईटिंग है। यदि वो शुगर का इंटेक डाइट में कम कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, डायबिटीज नहीं हो तो भी कम करना चाहिए। यदि वो स्टार्ची फूड का इंटेक कम कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, यदि वो इंटेक कम करेंगे तो अच्छा होगा। एक्चुअली अगर हम कैलोरी की भाषा में देखेंगे, तो कई ऐसी चीजें जो बहुत हाई कैलोरी है, जिनकी क्वांटिटी कम होती है लेकिन वो बहुत सारी कैलोरी देती है। जैसे जितनी बटर फैट बेस्ड फूड है, इनको हम हमारे मरीजों को भी इसी तरह से समझाते हैं कि ये समझिए बहुत हाई कैलोरी है, ये 1000 रुपए का नोट है करेंसी वाइज, मतलब आप बहुत छोटे से में बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हो। फिर उससे कम कैलोरी, फिर उससे कम कैलोरी, और लोएस्ट कैलोरी होती है सब्जियां, सलाद, इस तरह की चीजों। एक कंपैरिजन करूंगा, एक काजू की कतली व्यक्ति खाता है और वो एक प्लेट भर के तरबूज खाता है, तो भी तरबूज की कैलोरी कम होती है, या किसी खरबूज, कोई भी फ्रूट, पपाया, उसकी कैलोरी कम होती है। तो दैट्स हाउ ये कैलोरी का गेम होता है। तो यदि डायबिटीज है या डायबिटीज नहीं है लेकिन रोकना है, तो अपनी कैलोरी को कम करें। क्या आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा है? तो इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है। यदि आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी हाइट के अनुपात में आपका वेट ज्यादा हो रहा है, तो मतलब ये कि आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा है, इसे कम करिए। और सरल तरीका चाहिए तो जो लोग एडल्ट है और जिनकी एवरेज हाइट है, वयस्क लोग जिनकी एडल्ट हाइट है, एक टेप लें और अपनी कमर, पेट के यहाँ पर जो हमारी कमर है, इसको नाप लें। यदि वो 90 सेंटीमीटर से अधिक है, मतलब आप समझ जाइए डायबिटीज की लाइन में लग चुके हैं। तो ये सब चीजें इशारा है आपके लिए कि हमारा डायबिटीज का रिस्क बढ़ रहा है। तो एक है डाइट, दूसरी चीज है कि डायबिटीज हो या ना हो, एक्सरसाइज और योगा का हमारे शरीर में बड़ा रोल है। अगर लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो जो मैंने आपको इनिशियल डायग्राम बताया था कि इंसुलिन कैसे ग्लूकोज को बॉडी के अंदर शिफ्ट करता है, तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी में इंसुलिन का इफेक्ट मैग्नीफाई हो जाता है, और इसलिए उनका शरीर कम इंसुलिन से ही अच्छी खासी ग्लूकोज को बॉडी सेल्स में शिफ्ट कर देता है, और इसलिए उनकी ग्लूकोज नॉर्मल रहती है। हमारे कई डायबिटीज के मरीज भी ये देखते होंगे कि अनायास किसी दिन उन्हें 25 किलोमीटर चलना पड़ जाए, तो उस दिन उनकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल आ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज को यूज करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारी मसल्स है, मांसपेशियां है। और ऐसे ही योगा, योगा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के जरिए हेल्प करता है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना योगा से ऐसा होता है, ना एक्सरसाइज से होता है कि इंसुलिन बनता है। इंसुलिन अपने आप बनता है। और डायबिटीज में हम लोग जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि इंसुलिन शरीर जो भी बना रहा है, हमने अपनी जीवनचर्या ऐसी सिलेक्ट कर ली है कि हमारे शरीर की इंसुलिन की सप्लाई अब कम पड़ रही है, क्योंकि इंसुलिन कम काम कर रहा है। तो डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, योगा, इन सब का उद्देश्य है हमारे शरीर में इंसुलिन की कार्य प्रणाली को सुधारना, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करे, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ग्लूकोज तो ब्लड में जरूरी है। अगर ग्लूकोज ब्लड में होगा नहीं तो हमारा काम भी नहीं चलेगा। कई बार इस बात को लोग समझने में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एक तरफ डॉक्टर बोल रहे हैं कि ब्लड में ग्लूकोज भी चाहिए, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये खाना में ये गड़बड़ी है, ये खाने में ये गड़बड़ी है। तो आपको फिर मैं इस बात को इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि हम ग्लूकोज की एनालॉजी को वाटर से ले सकते हैं। जैसे आप इस इमेज में देखिए, एक स्ट्रीट दिखाई गई और इसके एक तरफ एक तालाब है, और मान लीजिए बारिश होती है। अब ये अच्छी खासी बारिश हो रही है, ड्रेनेज बहुत अच्छा है। ड्रेनेज बहुत अच्छा है तो क्या हुआ, ये वाटर बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया, तालाब भर गया, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे।
अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, उसके शरीर में ग्लूकोज तो पहुंच गया, उसकी इंसुलिन की सिस्टम बहुत अच्छी है, उसने उस ग्लूकोज को बॉडी की सेल्स के अंदर प्रॉपरली ड्रेन कर दिया, ग्लूकोज सही जगह पहुंच गया, शरीर इस ग्लूकोज को यूज करेगा और हम हेल्थी रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, मान लीजिए बारिश तो उतनी हुई लेकिन ड्रेन ब्लॉक पड़ा हुआ। अब अगर ड्रेन ब्लॉक पड़ा हुआ है, इंसुलिन उसको शिफ्ट कर ही नहीं पा रहा है अंदर, क्योंकि हमने ऐसी लाइफ स्टाइल अपना ली कि हमारे शरीर में इंसुलिन का इफेक्ट कम हो गया। अब क्या होगा? ये ग्लूकोज बाढ़ बन जाएगा, ये बारिश का पानी बाढ़ बन जाएगा, और यही डायबिटीज में हो रहा है। तो डायबिटीज को अगर आप सरलता से समझना चाहें तो खाने के बाद ग्लूकोज ब्लड में तो पहुंच गया, आगे इसका सही जगह पर ड्रेन नहीं हुआ क्योंकि इंसुलिन सिस्टम डिफेक्टिव है, और इसलिए अब ये ग्लूकोज इधर उधर पहुंचेगा। इसका मतलब है कि अब इस ग्लूकोज से कई केमिकल्स बनेंगे और ये केमिकल्स हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, और इसका मतलब ये है कि यदि हमारी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचता है। तो जैसे वाटर हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही ग्लूकोज भी जरूरी है, लेकिन ग्लूकोज अपने आप में खराब नहीं है। ग्लूकोज की एक निर्धारित मात्रा है, वही ब्लड में आनी चाहिए, वो भी एक निर्धारित गति से ब्लड में आनी चाहिए, और आने के बाद उसको प्रॉपर जगह पर पहुंचना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम हेल्दी कहलाता है। डायबिटीज के कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी ग्लूकोज 250 है, खाली पेट, खाने के बाद की 400 है, और उन्हें कोई तकलीफ नहीं। वो इस गलत फहमी में जीते हैं कि कोई तकलीफ नहीं तो हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया आप उसे सोचिए, उनके ब्लड में क्या चल रहा होगा। ये ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा इतना बॉडी में घूम रहा है, इससे कई केमिकल्स बन रहे हैं, और वो केमिकल्स धीरे धीरे जाकर किसी दिन उनको दिखना बंद हो जाएगा, किसी दिन खबर मिलेगी कि किडनी पे नुकसान है, किसी दिन हार्ट अटैक होता है, किसी दिन पैर में गैंग्रीन होता है। तो ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड बनी रही। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज का ठीक से इलाज करे, अपनी ग्लूकोज को कंट्रोल हमेशा बनाए रखने की कोशिश करें, तो फिर ब्लड में उतना ही ग्लूकोज है जितना नॉर्मल होना चाहिए, तो ऐसे लोगों की रिस्क बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, जो मैं आपको इंसुलिन की कार्यप्रणाली की बात कर रहा था, तो इंसुलिन की कार्यप्रणाली का एक काम है ग्लूकोज को कंट्रोल करना। जब उसमें बाधा आएगी तो शुगर बढ़ जाएगी। उसके अलावा हमारे शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है, ये हमारी खून की नलियों पे भी जाके काम करता है, और वहां पर हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। आप देखते हैं डायबिटीज के कई लोगों में ब्लड प्रेशर भी आता है। वो इसीलिए आता है कि जब इंसुलिन की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी होती है, शुगर भी बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इसी तरह से इंसुलिन हार्मोन कोलेस्टेरॉल को भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली डायबिटीज के कई मरीजों में ग्लूकोज हाई होना, उसके साथ ब्लड प्रेशर होना और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल होना, ये तीनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही जमीन से पैदा हो रहे हैं, जिसका नाम है इंसुलिन के सिस्टम में गड़बड़ी। और जब ये तीनों होते हैं तो अगला परिणाम होता है हमारी खून की नलियों का चौक होना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सब। तो एक्चुअली डायबिटीज का इलाज है फ्यूचर का प्रिवेंशन। डायबिटीज का अगर आज हम बेहतर इलाज करते हैं तो हम एक तरह से अपने शरीर का हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। और डायबिटीज में ये अधिकांश स्टडीज में पाया गया है कि यदि हम डायबिटीज का इलाज, जैसे हम इलाज के कई पहलुओं को देखेंगे, तो एक है डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। ये कैसे काम करते हैं मैंने आपको बताया है। डाइट कंट्रोल का मतलब क्या होगा? डायबिटीज में स्टार्च उतना लो जो ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज बन के पहुंचे, जिसे हमारा इंसुलिन सिस्टम सेटल कर पाए। यदि हम बहुत अधिक मीठा खाएंगे, बहुत स्टार्ची फूड खाएंगे, बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाएगा, पर हमारे पास उतना इंसुलिन नहीं है जो इसको सही जगह पे ड्रेन कर सके, शुगर बढ़ जाएगी। इसी तरह से यदि रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करेंगे तो होगा ये कि जो भी ग्लूकोज ब्लड में पहुंचेगा उसे इंसुलिन आराम से ड्रेन कर देगा। एक सबसे बड़ी पॉइंट है जिसके ऊपर की हमें रोज मशक्कत करनी पड़ती है हमारे मरीजों को समझाने। टेबलेट्स, सभी की ये इच्छा है कि साहब आप दवाई शुरू ना करें,
हम तो डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लेंगे, वो करना भी है, डाइट और एक्सरसाइज तो उन्हें करना ही है। दवाइयों का यहाँ पर यह है कॉन्सेप्ट कि टाइप 2 डायबिटीज पॉपुलेशन में 2 बातें हैं जो हमें दिमाग में स्पष्ट तौर पर रखने की जरूरत है। पहली, ये डायबिटीज ओवरनाइट नहीं होती। इस डायबिटीज को होने से पहले कम से कम 5 से 10 साल पहले से शरीर में चेंजेस आते हैं। हमारे शरीर में इंसुलिन की कार्यप्रणाली में धीरे-धीरे खराबी आती है और 5-10 साल के बाद सिस्टम फेल होता है और तब ये शुगर शूट करती है। इसीलिए मैंने जो बुनियाद बताई थी जो टीन एज से शुरू होती है, खान-पान की गड़बड़ियों से शुरू होती है और पेट के आसपास जब मोटापा आने लगता है तो ये उसकी तरफ अपने को ले जाना शुरू करती है। इसका मतलब है कि शरीर में इंसुलिन की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी आ रही है। उसी समय अगर अल्ट्रासाउंड करके देखा जाए तो लीवर के अंदर चर्बी भी जमा दिखाई देने लगती है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। तो ये सभी इशारे हैं। अब बाय द टाइम किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है, पैनक्रियाज ने ऑलरेडी 5 से 10 साल तक बहुत एडजस्ट किया, अब वो थक गया, उसके बाद ग्लूकोज बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पैनक्रियाज में डायबिटीज के डायग्नोसिस तक एक परमानेंट कुछ न कुछ कमी आ चुकी हो। और दूसरी जानकारी यह है कि ये पाया गया है कि यदि डायबिटीज का पहले 10 साल तक बहुत अच्छा इलाज कर लिया जाए, शुगर को लगातार कंट्रोल में रखा जाए, तो ये आगे तकलीफ नहीं देती। इसे हम डायबिटीज का गोल्डन पीरियड कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कई लोग डायबिटीज होने के बावजूद ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते भी हैं, तो उन्हें चूंकि कोई तकलीफ नहीं है इसलिए 3-6 महीने के बाद में उसे बंद कर देते हैं और फिर ऐसे ही चलते रहता है और फिर बाद में जब तक डॉक्टर तक पहुंचते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। जितनी भी डायबिटीज में दवाइयां दी जा रही है उनका काम इंसुलिन के सिस्टम को सुधारना है। हम ये ध्यान रखें कि हमारे शरीर में ईश्वर ने इंसुलिन बनाया है और उसी इंसुलिन से हमारी ग्लूकोज कंट्रोल होती है। जब तक हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बना सकता है तब तक हम डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और दवाइयों की मदद से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा पैनक्रियाज उतना इंसुलिन न पहुंचाए शरीर में, डाइट, एक्सरसाइज और तमाम दवाइयों के डोज के बावजूद, उस दिन फिर हमें उसी इंसुलिन की बाहर से पूर्ति भी करने की जरूरत होती है। और इसलिए डायबिटीज की चिकित्सा के 5 बेसिक बड़े आधार है जो आपको इस पे दिख रहे हैं। और साथ में ये हमेशा ध्यान रखा जाए कि डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, इसमें ग्लूकोज का बढ़ जाना एक हिस्सा है। आपकी जानकारी के लिए हृदय रोगियों में सबसे बड़ी संख्या डायबिटीज की होती है और किडनी फेल्योर का आज के समय में देश में सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और ग्लूकोज बढ़ना, ये तीनों बहुत सारे लोगों में एक साथ हो सकते हैं। पिछले 5 सालों में मेडिकल साइंस में बहुत सारे बड़े-बड़े रिसर्च हुए हैं और जिसके कई परिणाम सामने आए हैं, जिसकी वजह से अब मॉडर्न चिकित्सा में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल, इसके लिए हमारे लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है और हमारी कोशिश होती है कि उन दिशा निर्देशों का पालन कर ही एक व्यक्ति को ट्रीट किया जाए। और यदि हम ऐसा ट्रीट करेंगे तो ही हम एक डायबिटीज के साथ हेल्दी लंबी लाइफ जी सकते हैं। तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट का उद्देश्य एक्चुअली प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन डैमेज, क्योंकि ये ग्लूकोज दिखाई नहीं देती, ये तो ब्लड में घूम रहा है और ये धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। तो इसलिए डायबिटीज का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे सेट टारगेट्स है कि फास्टिंग ग्लूकोज इतनी होनी चाहिए, 80 से 130 या इसके भीतर होनी चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद की ग्लूकोज अगर ग्लूकोमीटर से करते हैं तो 180 से नीचे होनी चाहिए। एक 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज देखते हैं, उसे HbA1c कहते हैं, वो 7 से नीचे होना चाहिए। यूरिन में एक माइक्रो एल्ब्यूमिन होता है, वो नेगेटिव होना चाहिए। ब्लड प्रेशर 130, 80 या इससे कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सब के सेट टारगेट्स हैं और यदि हम इन टारगेट्स को इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं तो हम डायबिटीज के साथ हेल्दी रहते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज एक केमिस्ट्री का डिसऑर्डर है। सिम्टम भी होते हैं कई मरीजों को, सिम्टम को तो खैर जब ग्लूकोज ट्रीट होगी तो सिम्टम अपने आप ही डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन सिम्टम्स का होना कतई आवश्यक नहीं है।
और यदि किसी व्यक्ति को सिम्टम नहीं है और ब्लड में ग्लूकोज हाई है, क्योंकि ये कई बार पेशेंट्स मुझे कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब 300-400 तो है बट मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो क्या चिंता करने की जरूरत है? तो मैं उन्हें हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप डायबिटीज की चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज आपकी चिंता बराबर कर रही है। ये बढ़ी हुई ग्लूकोज अपना काम कर रही है और जिस दिन ये आपको अपना असर दिखाएगी और जब तक आप जागेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएंगे। तो इसलिए डायबिटीज के ट्रीटमेंट का उद्देश्य ब्लड की केमिस्ट्री को नॉर्मल रखना, जो मैंने आपको टारगेट्स बताए थे उन टारगेट्स को अचीव करना, और यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो ही हम हेल्दी और लंबा जीवन जी सकते हैं। और जब मैंने मेरा 1995 में इंदौर में प्रैक्टिस शुरू किया, मैंने 5 साल तक एक छोटे से क्लिनिक में काम किया, एक सिंगल पर्सन और एक रिसेप्शन के साथ। उसके बाद मैंने अगले 10 साल तक एक छोटे सेंटर की स्थापना की और उसके बाद आज से 10 साल पहले मैंने अगले सेंटर की स्थापना की। और जब सेंटर का नाम रखना था तो मैंने ये नाम रखा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारी डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन्स की फिलॉसफी है, ट्रीट टू टारगेट एंड लीव लॉन्गर। और यदि इसी फिलॉसफी को हमारे डायबिटीज के अधिकांश पेशेंट यदि फॉलो करते हैं तो वो हेल्दी और लंबी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आंसर कर सकता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आपको पूछना है। तब तक मेरे पास कुछ सवाल आए सर, मैं पूछता हूँ पहला सवाल। सर, ठीक है। डायबिटीज के पेशेंट्स को रेगुलर कौन से चेकअप करवाने चाहिए? देखिए, डायबिटीज के पेशेंट को जो रेगुलर चेकअप्स अपन कहते हैं वो है एक तो ग्लूकोज की जांच, जिसको एक तो लेबोरेटरी से लोग करते हैं फास्टिंग पीपी। जिनको डायबिटीज है उनके पास ग्लूकोमीटर्स होते हैं, तो वो ग्लूकोमीटर से उन्हें हम लोग ट्रीटमेंट के हिसाब से जितनी बार बताते हैं उतनी बार जांच करनी चाहिए। तो एक होता है ग्लूकोज टेस्टिंग। और अब टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई, आजकल कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम्स आ गए, जिसमें हम लोग एक स्किन पे व्यक्ति के एक सेंसर लगा देते हैं और उसे एक रीडर दे देते हैं। तो जब भी वो रीडर सेंसर पे लेके जाएगा उसे उसी वक्त उसमें ग्लूकोज दिखाई देगा, मतलब बिना प्रिक किए वो हर मिनट अपना ग्लूकोज देख सकते हैं। तो एक ग्लूकोज टेस्टिंग। दूसरा है 3 मंथ का एवरेज जांच, जो 3 से 6 महीने के बीच जरूर करानी चाहिए, जिसे HbA1c कहते हैं। हालांकि अब इन जांचों को भी करने की मेथोडोलॉजी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बट मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। उसके बाद साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल और क्रिएटिनिन और यूरिन में माइक्रोअल्बुमिन की जांच इसेंशियल है। और उसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे हल्का सा भी सांस फूलता हो चलने में, किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट होता हो, कभी चेस्ट में किसी भी प्रकार का अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट हो, तो उन्हें अपना कार्डियक चेकअप भी कराना होता है। तो इस तरह के कुछ रेगुलर चेकअप है। उसके अलावा डायबिटीज एंड आई, आंख के पर्दे के ऊपर डायबिटीज असर करती है, तो इस आंख के पर्दे की भी साल में एक बार जांच करने के लिए कहा जाता है। किडनी का भी करना चाहिए क्या सर? हेलो। हाँ, वो यूरिन की जो किडनी की जांच साल में एक बार, और किडनी की जांच में एक अलग से जांच होती है जिसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो या ACR या यूरिन माइक्रोअल्बुमिन। तो ये सब जांचें साल में एक बार, किडनी, कोलेस्टेरॉल और शुगर, लिपिड प्रोफाइल, और उसके अलावा अपनी आंखें, जो बॉडी ऑर्गन्स डायबिटीज से प्रभावित हो सकते हैं उनको हम लोग टेस्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने सेंटर पे एक डायबिटीज स्कैन मीन्स एक ऑर्गन्स को स्कैन कर लीजिए, इस तरह का एक डिफाइंड प्रोटोकॉल ही बना रखा है। बट एनीवे एक रेगुलर चेकिंग, जो अपने पैरामीटर्स इनको चेक करना चाहिए। तो उसमें ग्लूकोज, किडनी, लिपिड प्रोफाइल, एक बार बेसलाइन ECG हर मरीज ने जरूर कराना चाहिए शुरू में, और एक आंखों के फंडस एग्जामिनेशन की जांच। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं। एनी मेडिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज? यस, बहुत आसानी से हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं। एक तो C पेप्टाइड नाम की ब्लड में जांच होती है, ये पूरी तरह से डॉक्टरी जवाब है हालांकि, क्योंकि ये जनरल जवाब नहीं, बट एनीवे एक C पेप्टाइड और एक गैड एंटीबॉडी नाम की टेस्ट होती है, जिससे हम अंतर कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को टाइप 1 है कि टाइप 2 है। ये बात हुई लेबोरेटरी की। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे क्लिनिकल, मरीज की हिस्ट्री क्या है, उसके अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है,
हम 90% तक जजमेंट बना सकते हैं कि इस व्यक्ति को टाइप 1 है कि टाइप 2 है। यदि हमें डाउट होता है तो हम उनका खाली पेट सी पेप्टाइड नाम की एक जांच करते हैं, जो एक इंसुलिन के अंदाजा देता है हमें कि इसके शरीर में कितना इंसुलिन है। और दूसरा एक गैड एंटीबॉडी नाम की जांच करते हैं। गैड एंटीबॉडी यदि उसकी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का डायबिटीज टाइप 1 है। ये वो इम्यून मार्कर है, जैसा कि मैंने बताया, टाइप 1 डायबिटीज में एक इन्फेक्शन के बाद इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी से उनकी बीटा सेल्स खत्म हो जाती है। तो टेस्टिंग है, हम आसानी से उससे जांच कर सकते हैं। कोई सवाल जयेश पूछना भाई, चाहता क्या हूँ? मैं पूछ सकता? हाँ बंटी भैया पूछिए, फास्ट पूछिए बंटी भैया थोड़ा। हाँ सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी मेरे पर्सनल बॉडी और पर्सनल के लिए मैं कॉमन क्वेश्चन न पूछते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा जो वेट है वो रेगुलर वही है, 94 95 के आसपास ही चलता है। 54 एज है और 5 फीट 8 इंचेस मेरी हाइट है। और रेगुलर बैडमिंटन सुबह 1 घंटा कुछ भी मैं खेलता हूँ। और खाने के लिए सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से खाता हूँ। आपने बोला वजन अगर बढ़ता है, कम कम नहीं हो रहा है मेरा वजन, लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है। ये काफी सालों से ऐसा ही हूँ और कम करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन नहीं होता है। तो क्या, हालांकि डायबिटीज नहीं है, कोई बीपी भी नहीं है और डायबिटीज भी नहीं है। हाँ, हार्ट का एक बार मैंने ये किया हुआ है, एंजियोप्लास्टी किया हुआ है। दैट वाज 70%, लेकिन वो हो गया, एंजियोप्लास्टी हो चुका है। सिर्फ इतना ही है कि एक रिपोर्ट में मेरे ये आया था कि मेरा जो हार्ट जो है, हार्ट का पंपिंग रेट जो है वो कम है। और उसके कारण डॉक्टर ने शायद वो चेकअप किए मेरे, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी 70% की एक नस चोकअप थी और वो एंजियोप्लास्टी हो गई। उसको भी 4 साल हो गए हैं। आई एम वर्किंग विद द बैडमिंटन एनी हाउ, आज भी खेलता हूँ और 1 घंटा खेलता हूँ। वेट कुछ कम होता नहीं है, कोशिश करता हूँ कि वेट कम होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो क्या क्या करना चाहिए? या आपने को डायबिटीज नहीं है, ये मैंने चेकअप करवा लिया है और ऐसा मैंने प्री पे भी करवाया हुआ है। जब हमने कैंप वगैरह भी लिया था तब भी देखिए, मैं आपकी बात समझ किया गया। था। और उसके अब अलावा हम इसमें है ना, हाँ, हाँ बंटी भैया, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। अब मैंने आपकी बात समझ ली। देखिए, बेसिकली आप में मोटापा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इंसुलिन सिस्टम हमारे शरीर में बहुत सी जगह काम करता है। कई लोगों में ये भी होता है कि उनमें जब इंसुलिन की कार्यप्रणाली में बाधा आती है, तो उनमें हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, डायबिटीज बाद में आती है। अब क्या है कि आप वेट घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट यदि इसके बाद भी नहीं घट रहा है, इसका मतलब ये है कि आप आज की डेट में जो भी कैलोरी इनटेक करते हैं, मतलब आप जितना भी डाइट लेते हैं, इसको कम करे बगैर आपका वेट कम नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपनी डाइट को कम कर लेंगे और वेट नहीं घटेगा। एक्टिविटी आपका अच्छा चल रहा है, वेरी गुड, आप उसको कंटिन्यू करिए। यदि आपका वेट अगर आपका घट नहीं रहा है, तो हमारे को क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी वर्तमान डाइट को एक नॉर्मल डिफाइन कर रखा है। हम मान के चल रहे हैं कि हम कम खाना खा रहे हैं, लेकिन अब सबका अपना-अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म रहता है। 2 लोग हैं, दोनों लोगों का सपोज हाइट सेम है, दोनों लोग सेम डाइट लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों लोगों का वेट बराबर रहेगा। क्योंकि हमारे शरीर में जो कैलोरी का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें 70% कैलोरी को हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये कैलोरी वहां खर्च होती है जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हमारा हार्ट चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इन सब में भी तो कैलोरी चाहिए। 70% हमारी कैलोरी यहाँ जा रही है, 30% कैलोरी को ही हम एक्सरसाइज से और दूसरे तरीके से खर्च करते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो वो व्यक्ति कम डाइट के साथ भी मोटा होता है। लेकिन इसका अगला मतलब ये भी है कि उस व्यक्ति को दूसरे को कंपेयर नहीं करना है, उसके लिए वो डाइट भी ज्यादा है। तो यदि आप अपनी करंट डाइट में 25-30% कैलोरी की भाषा में रिडक्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से वेट लॉस होगा और ऐसा ही सभी लोगों के साथ होता है। देखिए, बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिफिकल्टी हो सकते हैं,
बट जिन लोगों को भी एंजियोप्लास्टी हुआ रहता है, कार्डियक इवेंट हुआ रहता है, उनको डायबिटीज का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। वो लोग भी हाई रिस्क रहते हैं फॉर फ्यूचर डायबिटीज। ओके। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ थैंक सकता यू हूँ? डॉक्टर। हाँ वैसे हेलो। मेरा वेट है ना, हर्बल का मैंने ये लिया था बीच में 6 मंथ्स के लिए, तो मैंने करीब करीब 8-10 केजी कम किया था। हर्बल सिस्टम बोलते हैं कोई, जो भी हर्बल का देखिए शेक वगैरह आता है। देखिए सिस्टम सब क्या है, हाँ। देखिए आप वेट लॉस की थ्योरी समझ लीजिए। वेट लॉस की थ्योरी एक ही है, आप अपने ब्रेन को क्या समझा सकते हैं। यदि आपको अपने ब्रेन को कम खाने के लिए समझा सकते हैं तो आप सक्सेसफुल हो गए। ये हर्बल से लेके जितनी भी चीजें हैं, ये सब पेट भरने की व्यवस्था है। यदि आप अपनी तरफ से भी ये कर लो, डाइट कटिंग कर लो, सलाद खा के पेट भर लो। क्या हमारे जीनियों में लोग उपवास नहीं करते? तो क्या उनके वेट कम नहीं होते? सबके वेट कम होते हैं। तो ये तो टोटल, देखिए आप सब चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, आप मुझे बताइए कि यदि किसी व्यक्ति का बैंक बैलेंस ज्यादा है तो क्या बिना इनकम के हो जाएगा? तो ये पूरा रेशियो इनकम और एक्सपेंडिचर का है। अब यदि आपकी इनकम तो अच्छी है और एक्सपेंडिचर लिमिटेड है तो नेचुरली सेविंग होगी, और यही हमारे शरीर की इकोनॉमी है। आपके अंदर जितनी कैलोरी जा रही है वो इनकम है, और आप जितना खर्च कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर है, और नेट सेविंग शरीर के पास एक ही तरीका है उसको सेव करने का। देयर इज नो अदर वे। वो तरीका है उसे चर्बी में बदल देना, फैट में बदल देना। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जगदीश भाई पूछिए। सर बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज में डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित डाइट प्लान जो है वो फॉलो करते हैं। उसमें थ्योरी वो बताते हैं कि दिन में सिर्फ 2 बार खाना है, क्योंकि खाने से इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो हम जितनी बार ज्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली खाना खाएंगे तो उतना ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो उसका कुछ है क्या सर इसमें कुछ रोल? देखिए ऐसा है, चाहे ये दीक्षित साहब हो, चाहे जहां तक मुझे ध्यान है ये जिचकर साहब का पहला थ्योरी था ये। यस यस यस, वो डॉक्टर वाला है। श्रीकांत Right? जिसकर। और उसके पहले जैनिज्म का थ्योरी है। यस। ठीक है, आप अगर हमारे जैनियों को देखिए, जो हमारे एल्डरली है, जो मेरी मदर है, जो मेरे फादर रहे, उनका डाइट क्या था? 10 बजे बराबर। खाना, शाम को 6 बजे खाना, दैट्स इट। यस यस Right? यस सर। ठीक है, तो एक नॉर्मल डाइट में एक नॉर्मल व्यक्ति को ओवर फीडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके। यदि हम 2 टाइम डाइट ले रहे हैं तो ये हमारे लिए पर्याप्त है। पहली बात ये हुई। अब आते हैं डायबिटीज के ऊपर। अब देखिए डायबिटीज में क्या होता है कि ये वाली चीज हम हर व्यक्ति पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे कोई किडनी का प्रॉब्लम है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, हम उसे इंसुलिन दे रहे हैं और उसके हिसाब से उसका डाइट का टाइम टेबल होना चाहिए। अब यस यदि उसने इस सिस्टम को फॉलो कर दिया तो उसमें बार-बार रात-बेरात लो शुगर के एपिसोड होना चालू हो जाएंगे। यस। ऑन द कंट्री एक पेशेंट ऐसा है डायबिटीज का जिसको मैं ऐसी दवाई दे रहा हूँ जो सिर्फ इंसुलिन सिस्टम को सुधारती है, उसको मैं खुद कह रहा हूँ कि आप अपना डाइट कम रखिए, तो उसका काम आराम से मैनेज हो जाएगा। तो बराबर। एक व्यक्ति जिसे डायबिटीज नहीं है, वहां तो बिना वजह एक्स्ट्रा बार बार खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। उन्हें खाना कम खाना चाहिए। मुद्दा ये है कि अभी एक नया रिसर्च छपा है 1 महीने पहले, जिसने ये बताया है कि आप टोटल डाइट 2 बार में लें या 4 बार में लें, अगर डाइट की मात्रा उतनी है, अगर उतनी है तो आपका वजन उसी गति से कम होगा। समझे आप? जो उन लोगों का जो मैंने देखा है जो कि बिल्कुल ही नॉन साइंटिफिक चीज है, वो ये है कि एक बिस्किट भी खाओगे तो उतना इंसुलिन निकलेगा और 4 रोटी भी खाएंगे तो उतना इंसुलिन निकलेगा। ये हाँ। पूरी तरह से गलत जानकारी है। ओके। यदि हम 2 बार डाइट लेते हैं, एक व्यक्ति 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम को खाता है, ये उसका कैलोरी इंटेक है, और वही 2-2 दिन में 4 बार कर देता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब लेकिन यदि उतना वो ही इंसुलिन 4-4 रोटी सीक्रेट दिन में 4 बार खाने लगता है, यस, ओके, मतलब वो दिन में 4 रोटी दिन भर की वो एक-एक करके 4 रोटियाँ खाएगा 4 बार, तो भी उतना ही इंसुलिन सीक्रेट होगा, और 2 सवेरे और 2 रात को खाएगा तो भी यस, उतना ही इंसुलिन सीक्रेट होगा उसका। क्योंकि आपने अगर मेरा पहला स्लाइड देखा है तो ये जो हमारा पेनक्रियाज है ना, ये गॉड गिफ्टेड है और इसके अंदर बहुत हाई लेवल का साइंस है। तो जैसे ही हम फूड लेंगे, ग्लूकोज ब्लड में पहुंचेगा, हमारी इंटेस्टाइन बता देती है हमारे पेनक्रियाज को कि कितने ग्राम ग्लूकोज आने वाला है, और एग्जैक्टली उतना ही इंसुलिन पेनक्रियाज निकालेगा जितने ग्राम ग्लूकोज आएगा। तो ऑब्वियसली ये फूड की क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्वांटिटी ओके के सर। ऊपर ही डिपेंड है। आज के ओके हमारे थैंक यू। आज के हमारे प्रोग्राम में
अब हमारे लायंस के सर पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लायन प्रेम दादा रायसोनी भी उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। सर एक सवाल ऐसा आया है कि न्यूरोपैथी क्या कंसेप्ट होती है सर? डायबिटीज जिसको लॉन्ग टाइम से डायबिटीज है तो उनको पैर में नीचे कुछ ऐसा चुभता है जब चलते, तो न्यूरोपैथी कहा जाता है, ऐसा तो क्या होता है सर एग्जैक्ट? ये सब क्या है, जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहेगा तो अब इस ग्लूकोज से कई केमिकल्स बनेंगे, कुछ अपनी नर्व्स के अंदर जमा होंगे। जब ये नर्व्स में जमा होंगे तो नर्व्स को डैमेज करेंगे। तो जब पैरों की नर्व डैमेज होती है तो दो में से एक चीज हो सकती है, या तो पैरों के सेंसेशन ही खत्म हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अगर नंगे पैर चल रहा है तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, चप्पल पैर से निकल गई। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नंगे पैर मोटरसाइकिल पे बैठ गए और पैर उनका साइलेंसर से जल गया पर उन्हें भी नहीं पता चला, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन। और इसीलिए हम डायबिटिक्स को मना करते हैं कि उनको नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें फॉल्स सेंसेशन बनते हैं, मतलब वो जब सोने जाते हैं या फुर्सत में बैठे रहते हैं तो उनकी नसें ऑटोमेटिक फायरिंग करती है और उन्हें पैरों में जलन, झुनझुनी, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक करंट्स, सुइयां चुभ रही है, पैरों में क्रैम्प्स, दर्द, ये सेंसेशन होते हैं। तो ये सब एक्चुअली बढ़ी हुई ग्लूकोज के नसों में डिपॉजिट होने से होता है और इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। सर एक सवाल पूछूं सर और? हाँ हाँ सर हाँ, सर बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर या फिर शोल्डर पेन्स की दिक्कत आती है, तो उसका क्या पैथोफिजियोलॉजी क्या है सर एग्जैक्टली? क्योंकि सिर्फ शोल्डर में ही क्यों होता है वो? क्या होता है कि डायबिटीज में कई सारे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इंक्लूडिंग शोल्डर, लेकिन ये फ्रोजन शोल्डर कोई डायबिटीज स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटिक्स में भी होती है, नॉन डायबिटिक्स में भी होती है। तो अपने जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर एक कोलेजन टिश्यू होता है हाँ और ये डायबिटीज में जब ग्लूकोज हाई रहता है तो ये हमारे ब्लड में कई प्रोटीन से जुड़ता है और ये कोलेजन टिश्यू सब प्रोटीन्स के हिस्से हैं। तो जब ग्लूकोज वहां जाकर चिपकता है तो कई बार एक हल्का सा इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट में थोड़ा सा फ्लूइड आ जाता है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि शुरुआत के 3-4 महीनों तक जब भी कंधे को हाथ को ऊपर लेके जाएंगे तो दर्द होता है। यस अब दर्द की वजह से व्यक्ति से हिलाता नहीं, मूव नहीं करता। अब ये फ्लूइड धीरे-धीरे इसको चिपका देता है जॉइंट को, तो 6 महीने के बाद ये जॉइंट मूव होना ही बंद हो जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर हो तो उन्हें शुरू में ही डे 1 से ही शोल्डर की एक अच्छे फिजियोथेरापिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन की सलाह से एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जॉइंट फर्स्ट 3 मंथ्स में ही फ्री हो जाना चाहिए, तो फिर वो लॉन्ग टर्म ठीक हो सकता है। ओके। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आजकल काफी यंग एज में भी लोग डायबिटीज से ग्रस्त रहते हैं, जैसे कि 20-22 साल के एज में, तो ऐसे लोगों को आफ्टर मैरिज कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं क्या मैरिज लाइफ में? एक तो जब भी 20-22 साल की एज में डायबिटीज होती है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, टाइप 1 है कि टाइप 2 है और उस हिसाब से इलाज होता है, ये पहली बात है। दूसरा है कि देखिए अल्टीमेटली डायबिटीज के सभी कॉन्सिक्वेंसेस का संबंध ग्लूकोज कंट्रोल से है और ये जो यंग डायबिटिक है इनको तो बहुत अच्छी अपनी केयर करनी चाहिए, चेकिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपनी शुगर को हर वक्त नॉर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वैसा करेंगे तब तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, यदि वैसा नहीं करेंगे तो फिर परेशानियां हैं और परेशानियां क्या है उसमें, तो अब ये डिपेंड करेगा कि मेल है कि मैन है कि वुमेन है। अब मैन के अंदर तो क्या है कि अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम न्यूरोपैथी से बहुत सारी चीजें हो सकती है और वुमेन के अंदर अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहती है तो बाद में प्रेगनेंसीज, मैनेजमेंट, यहाँ सब जगह पे भी दिक्कतें आती है। तो एज सच बहुत सारी चीजें ग्लूकोज कंट्रोल से लिंक्ड है बजाय डायबिटीज शब्द के। तो यदि हम उसे बहुत अच्छा सेट करके रख पाते हैं तब तो मैनेजमेंट ठीक ठाक हो सकता है। और प्रॉब्लम ये है जो मैं सबसे कॉमनली ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे जो 50+ पेशेंट्स हैं वो तो बड़े सिंसियर रहते हैं इलाज के लिए और ये जो 20 to 30 वाला ग्रुप है इसको बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। ये कम सिंसियर होते हैं अपने ट्रीटमेंट के प्रति और इसलिए उनमें जाके फिर आगे कॉम्प्लिकेशन का रेट भी आ जाता है। थैंक यू। एक सवाल ऐसा आया है कि डाइट में क्या लेना चाहिए प्रेफरेबली? वेज तो कंफर्ट ये सभी लोगों को चाहे डायबिटीज हो या नहीं हो,
आज की डेट में अगर हमको हेल्दी रहना है तो डाइट में शक्कर और गुड़ ये दोनों एक ही चीज है, पहले आपको मैं क्लियर कर दूं। ओके जहां तक इंसुलिन और ग्लूकोज का संबंध है, शक्कर और गुड़ ये बटर और घी है, इस तरीके से आप इसको अंतर करिए। बोथ आर सेम, केमिस्ट्री इज सुक्रोज, दोनों के अंदर एक ही चीज है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का फर्क है। तो शक्कर और गुड़ इसकी क्वांटिटी को सीमित करें ये डाइट में चाहिए हमें सबसे बड़ा चेंज। दूसरा, हम लोग पर्टिकुलरली वेजिटेरियन लोगों को हमारी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की जरूरत है, और प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का हमारी वेजिटेरियन डाइट में एक ही सोर्स है, पल्सेस ग्रुप। तो दाल, छोले, राजमा, अंकुरित, इन चीजों का कंटेंट हमको डाइट में इंक्रीज करना चाहिए। अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे और बची हुई चीजों को कम कर देंगे और साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद को बढ़ा देते हैं तो ये हो गई हेल्दी डाइट। ओके, और कोई सवाल पूछना चाहता है? शक्कर और केमिकल फ्री शक्कर में क्या फर्क है? देखिए, ऐसी कोई शक्कर और केमिकल फ्री शक्कर तो नहीं रहेगी, शक्कर तो शक्कर है, राइट। अब क्या है, इसमें बहुत सारी मार्केटिंग गिमिक चलती है अपने इंडिया में, तो कई सारी शुगर को वो बताने की कोशिश करेंगे कि इसको हमने कुछ केमिकली ट्रीट कर दिया है जिसकी वजह से ये ब्लड में नहीं बढ़ेगी। ये सब सच बातें नहीं है। यदि हम शक्कर की बात करेंगे तो कोई भी शक्कर हो उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, मतलब 1 चम्मच में 4 कैलोरी होना ही है। गुड़ के 1 चम्मच में 3.8 कैलोरी होना है, तो ये कैलोरी रहेगी ही रहेगी। तो सभी शक्कर समान है। जो अपन टेबल शक्कर की बात कर रहे हैं, जो आप घर में चाय मिठाई वगैरह में जो शक्कर यूज कर रहे हैं, सभी शक्कर शक्कर है, इसको आप एक नजर से देखा करिए। थैंक सर यू ये सर। जो काफी जगह पे गुड़ की चाय या ये फेमस है ब्लैक टी, तो ये किस तरीके से देखिए क्या है कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए गुड़ की चाय लेता है या थोड़ी सी मात्रा में दिन भर में गुड़ का कंजम्पशन करना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये सोच के सभी मिठाइयां और सब ऐसी चीजें गुड़ से बना बना के खाना शुरू कर दे, ये सोच के कि इससे तो शुगर नहीं बढ़ती, तो ये गलत फहमी है। गुड़ को अगर अपन थोड़ा सा और प्यूरिफाई कर दे फैक्ट्री में ले जाके तो शक्कर बन जाएगी, वो तो इंडस्ट्री लेवल का वर्किंग हो गया। तो आपका रॉ प्रोडक्ट गुड़ है, इसमें जो ब्राउन है ये कुछ चीजें जिनको आप बाहर कर दो, जो करीब इसका 0.2% बाई वेट है, ये हट जाएगी तो वो शक्कर बन जाएगा। तो शक्कर और गुड़ आपको दोनों को एक ही नजर से देखना है। ठीक है, गुड़ में कुछ दूसरे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, बट जितनी क्वांटिटी की अपन बात कर रहे हैं वो माइनर क्वांटिटी है। तो यदि हम माइनर क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं तो शक्कर और गुड़ कोई में फर्क नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बार लोग गलत फहमी में ये सोच के कि शक्कर खराब होती है और गुड़ बहुत अच्छा होता है तो हम गुड़ अपनी मन मर्जी से जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके प्रति जानकारी रखना चाहिए कि दोनों बराबर है। जहां तक कैलोरी की बात है, दोनों स्टार्च है। ओके। सर सर एक दिंगरानी अंकल का एक सवाल आया है, दिंगरानी अंकल शुगर पूछिए, फ्री? आप हैंड रेस किया था आपने। ठीक है, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर एक दिंगरानी, बात पूछनी। हेलो हेलो हाँ सर। हाँ पूछिए दिंगरानी अंकल। हाँ सर। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ सर, ये जब अपन शुगर टेस्ट करवा दे तो पहला वाला शुगर कम रहता है, नॉर्मल रहता है, बाद में एकदम खाने की बात का। आवाज ब्रेक हो रही है, आप चैट बॉक्स में चैट कीजिए, मैं तब तक अगला सवाल लेता हूँ। सर एक बात, सर आवाज आ रही है? पाटिल आ सर, रही है। हम हाँ, हर एक को सर। एक चांस देते हैं, काफी सवाल ओके। पेंडिंग में है। एक डॉक्टर इल्यूजन सर का सवाल आया है, इज इट एडवाइजेबल टू कंज्यूम लो जीआई शुगर, विल इट हेल्प डायबिटिक पेशेंट्स? देखिए, लो जीआई मतलब क्या, ऐसा फूड जो कि डाइजेशन होने के बाद में उससे ग्लूकोज ब्लड में धीरे धीरे पहुंचे। और यही अपन इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं कि हमारी डायबिटीज में या नॉर्मल डाइट में भी अगर हम ऐसा खाना खाएं, तो जैसे हम शक्कर की बात करें, शक्कर क्या है, हाई जीआई फूड है, खाते से ही बहुत सारी ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाएगी और उतना इंसुलिन सिस्टम पे आपने बहुत सारा लोड डाल दिया इस तरीके से।
ऑन द कॉन्ट्ररी हम सब्जी सलाद की बात करें, दालों की बात करें, अगर हम आटा यूज करते हैं तो इसमें जो जिसको हम अच्छा समझ के छान के निकाल देते हैं उसको ना निकाले, जिसको हम बुरा समझ के निकाल देते हैं उसको ना निकाले, जिसको अपन फाइबर्स कहते हैं। तो ये सब अगर अपन डाइट में लेते हैं तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज आंतों से ब्लड में जाएगा उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का मतलब ही है कि चोकर युक्त आटा यूज करें, सब्जी सलाद ज्यादा यूज करें, दालों का प्रयोग ज्यादा करें। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अपन उन चीजों को बोलते हैं जो कि खाते से ही ब्लड में फास्ट जाएगा, जिसमें आलू, साबूदाना, शक्कर और पोहा, ये सब चीजें आती हैं। सर अगला सवाल आया है चैट बॉक्स में सारिका जी संघवी की ओर से। सर व्हाट अबाउट स्टीविया विच इज नाउअडेज रिप्लेस्ड बाय शुगर? क्या है कि शुगर तो हो गई शक्कर, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं, टेबल शुगर, जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होती है। उसके अलावा अब लोगों को यदि टेस्ट चाहिए तो साइंस ने बहुत सारी चीजें क्रिएट की है जिनमें टेस्ट तो है शक्कर जैसा लेकिन कैलोरी नहीं है। और ऐसे 3 प्रोडक्ट है। एक का नाम है एस्पार्टेम, जो पहले इक्वल के नाम से आज भी मिलता है। दूसरा है स्टीविया, जो एक पेड़ की ग्रास से आइसोलेट हुआ, फिर उसमें केमिकल है जिसका नाम रिबोडोसाइड है, जिसको छाटा गया है, उस केमिकल को बोलते हैं रिबोडोसाइड। एस्पार्टेम दूसरा केमिकल था। और तीसरा जो शक्कर है हम जो खाते हैं, इसी शक्कर में केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया, जिसकी वजह से टेस्ट तो इसका कई गुना बढ़ गया लेकिन ये आंतों से एब्जॉर्ब भी नहीं होती। इसको बोलते हैं सुक्रालोज। सुक्रोज को सुक्रालोज में कन्वर्ट कर दिया। तो तीनों प्रोडक्ट है, तीनों रिलेटिवली सेफ है। बट यदि हम शक्कर के सबसे करीब कौन सा है, अगर किसी को टेस्ट एग्जैक्टली शुगर का चाहिए तो उसके लिए फिर सुक्रालोज, जो इंटरनेशनली स्प्लेंडा के नाम से बिकता है। भारत में कई कंपनियां इसका बेचती है जेनेरिक, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट ये स्प्लेंडा है। एक ये है, स्टीविया है, ये भी सेफ है, और स्प्लेंडा भी सेफ है, एस्पार्टेम भी सेफ है। लेकिन इन तीनों के अंदर से सबसे ज्यादा इंटरनेशनली पॉपुलर स्प्लेंडा है, क्योंकि उसका टेस्ट क्लोजेस्ट टू शुगर है। दूसरा, उसको हीट कर सकते हैं, उससे बेकरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उससे कई सारी चीजें भी बना सकते हैं, बट तीनों सेफ है। ओके सर, अगला सवाल आया दिनेश जी राका की ओर से। वेदर शुगर फ्री इज सेफ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स? देखिए, शुगर फ्री तो हो गया वो वर्ड जो मैंने 3 चीजें बोली आपको, तीनों शुगर फ्री हो गई है विटामिन। अब इसमें आप देखते हो ना, शुगर फ्री तो क्या है, कंपनी का ब्रांड है। जो कोई उसमें उसने उसके आगे नेचुरा जोड़ रखा है, किसी के आगे उसने गोल्ड जोड़ रखा है, किसी के आगे कुछ जोड़ रखा है। तो पर अंत में केमिकल इंग्रेडिएंट क्या है उसका इंपॉर्टेंस है। तो केमिकल इंग्रेडिएंट वाइज सुक्रालोज, स्टीविया और एस्पार्टेम, ये तीनों सुरक्षित है, हमारी मेडिकल साइंस की तरफ से परमिटेड है। चाय वाय में मिलाना हो या कहीं ऐसी स्वीटनेस करना हो तो उसके लिए ये ठीक है और इनका अपन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग देखते हैं ना, कई बार मार्केट में शुगर फ्री मिठाइयां भी बिकती है। हम इंदौर में देखते हैं वो शुगर फ्री जलेबी भी बेच देते हैं। ये इन चीजों के साथ में न जलेबी बन सकती है न चाशनी बन सकती है। तो थोड़ा सा हमें जानकारी होना चाहिए। अगर आपको सही जानकारी, अगर आप घर में कोई चीज कर रहे हैं तो ये शुगर फ्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक सुक्रालोज प्रोडक्ट है जो नेचुरा के नाम से आता है, उसको यूज कर सकते हैं, सेफ है। सर एक सवाल आया है डॉक्टर पाटिल साहब की ओर से। इन डायबिटिक पेशेंट विद व्हीट और ज्वार व्हाट इज एडवाइजेबल, बोथ और सम? यह डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए 50 हाइपोथेसिस है, राइट। तो कई लोगों ने ये सोच लिया एक समय में कि ग्लूटेन कनेक्टेड है। इसके बाद में कुछ इसमें आया कि गेहूं में प्रोटीन होता है ग्लाइडिन, तो कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो जाती डायबिटीज। ये सब हाइपोथेसिस चलती रही है। अब अगर हम गेहूं और ज्वार के कंपोजिशन को अंदर देखेंगे तो दोनों के अंदर स्टार्च करीब 75% होता है, जो लगभग बराबर है। तो एज सच मेडिकल साइंस के हिसाब से दोनों में फर्क नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग ग्लूटेन फ्री, ग्लाइडन फ्री, व्हीट फ्री ये सब चीज करते रहते हैं। अब इसके लिए अगर हमें लॉजिकल आंसर देखना है तो लॉजिकल आंसर मेरी तरफ से एक ही रहेगा कि हम देखें कि आज से 50 साल पहले डायबिटीज कितनी थी, 30 साल पहले डायबिटीज कितनी थी और आज डायबिटीज कितनी है। 50 साल पहले डायबिटीज बहुत कम थी, रेयर, 40, 45, 50 के ऊपर वाले में तो डायबिटीज होती नहीं थी।
इवन जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था आज से 35 साल पहले, तब 40 के ऊपर हम डायबिटीज कभी देखते नहीं थे 40 से कम उम्र की एज में, और आज डायबिटीज कितनी प्रिवेलेंट है। अब यहाँ अनाज का कंपैरिजन करिए, क्या 1950 के अंदर लोग ज्वार खाते थे? तब भी गेहूं खाते थे, 1990 में भी गेहूं खाते थे, और 2020 में भी गेहूं ही खा रहे हैं। तो सीरियल से इसका संबंध नहीं है, ये तो सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं जो कि डायबिटीज के अंदर एक जनरल होता ये है कि हमारा एक डायबिटीज का मरीज कई बार बहुत सारे मिथ्स के साथ चलता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहता है, लेकिन कुल मिला के शॉर्ट में ये कि हमें तो स्टार्च कंटेंट कम करना है, वो स्टार्च चाहे गेहूं से आए या ज्वार से आए, जब हाथों में जाएगा और वहां उसका डाइजेशन होगा तो फिर वो सब बराबर हो जाएगा। तो गेहूं और ज्वार स्टार्च कंटेंट की तुलना में लगभग बराबर है, और गेहूं से डायबिटीज नहीं होती। ओके सर, एक धिंगरानी अंकल का सवाल आया है, उन्हें 10 साल से डायबिटीज है, उनकी खाने की पहले की डायबिटीज नॉर्मल होती है और खाने के बाद की डबल हो जाती है, तो व्हाट शुड ही डू, व्हाट इज योर कि अब ये पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट इशू होगा। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी इतना इंसुलिन तो बना देती है कि खाली पेट में जब थोड़ी थोड़ी ग्लूकोज आती है उसको क्लियर कर देती है, जैसे ही खाना खाते हैं अब बॉडी में जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज गया उतना इंसुलिन उनके पास में नहीं है। तो दवाइयों में चेंजेस होने चाहिए ताकि उस पोस्ट मील को कंट्रोल किया जाए। दूसरा तरकीब ये है कि अपन डाइट में स्टार्च थोड़ा और कम करके देख लें। ओके, और किसी का कोई सवाल है? आखिरी के 5 मिनट हम लेते हैं, सर का काफी टाइम लिया है हमने, और सर ने सभी सवालों के जवाब अच्छे से डिटेल में समझाए हमें। कोई किसी के सवाल हो तो जल्दी पूछिए। आगे बढ़ना है जयेश भाई? हाँ, शायद कोई सवाल नहीं दिख रहा है। हेलो हेलो। हाँ, लोढ़ा सर पूछिए। हाँ, मेरा ऐसा सवाल था जय भाई कि उनको पूछो थायराइड और डायबिटीज का कोई कनेक्शन है क्या? हाँ सर, मुझे भी ये सवाल था। अच्छा आंटी, आपने पूछ लिया। उनको पूछना थायराइड जिसको होता है उसको डायबिटीज होता ही है या नहीं भी होता है, और दोनों का क्या कनेक्शन है? देखिए क्या है कि दोनों का ऐसा कोई डायरेक्ट ब्लड रिलेशन टाइप का कनेक्शन तो नहीं है, ये तो श्योर है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग मैकेनिज्म है। डायबिटीज अलग जगह से आ रही है, थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम अलग जगह से आ रही है, तो दोनों का ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक लिंक जरूर है, बट वो अपन जिस डायबिटीज की बात कर रहे हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। जो बच्चों वाली डायबिटीज होती है टाइप 1, वो और थायराइड आपस में कनेक्टेड है क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म सेम है। लेकिन ये जो टाइप 2 एडल्ट डायबिटीज है इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब क्या है कि थायराइड की टेस्टिंग इतनी फ्रीक्वेंट हो गई है, इतनी इजी हो गई है कि इसका डायग्नोसिस जल्दी होने लग गया है। इसलिए आजकल हम ये कई बार देखते तो जितने डायबिटीज के पेशेंट है आजकल उतने थायराइड के भी पेशेंट है, और कई बार ये कॉम्बिनेशन भी साथ में आ जाता है। इसलिए आप लोग कई बार देखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि शुगर की वजह से थायराइड होता है या थायराइड की वजह से शुगर होता है। मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ नीलेश भैया पूछिए। ये अपना जो कोई फूड अपन लेते हैं जैसे कॉर्न है या फिर गन्ना है, जो नेचुरली जो खाते हैं उसके अंदर भी शुगर बढ़ता है क्या? मैंगो हो गया, या फ्रूट है कोई भी मीठा जो है? देखिए क्या है, कोई भी चीज अगर हम खाएंगे ना तो वो डाइजेस्ट होगी इंटेस्टाइन में, और उसमें क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होएगा तो क्या पहुंचेगी ब्लड में, ग्लूकोज। अब गन्ने मतलब क्या है, शुगर। तो अगर गन्ना खाएंगे तो शुगर ब्लड में जाएगी सीधे, ग्लूकोज सीधे जाएगा। ऐसा ही कॉर्न, भाई आज अपने देश में शुगर बनाते हैं गन्ने से, अमेरिका और यूरोप के बहुत सारी जगह पे कॉर्न स्टार्च से शुगर बनाते हैं। कॉर्न क्या है, जब कॉर्न के अंदर भी बहुत सारा स्टार्च होता है तो इससे भी फाइनली शुगर बनेगी। अब अपन आते हैं मैंगो पे, मैंगो भी डाइजेस्ट होगा तो इसमें शुगर तो बनेगी, अल्टीमेटली हर फूड में शुगर बनेगी, तो ब्लड में तो ये ग्लूकोज पहुंच जाएगी। अब उसके बाद वो समझिए जो मैंने आपको एनालॉजी दिया था बारिश के साथ ड्रेनेज, अब ग्लूकोज ब्लड में पहुंच गई और बॉडी में बराबर ड्रेन हो गई तो ग्लूकोज ब्लड में नहीं बढ़ेगी, पर इंसुलिन सिस्टम में डिफेक्ट रहेगा तो ये ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगी। और जिनके सिस्टम में डिफेक्ट रहेगा उनमें, अब यदि वो पपाया खाएंगे तो कम शुगर बढ़ेगी, मैंगो खाएंगे तो थोड़ी और ज्यादा बढ़ेगी, कस्टर्ड एप्पल खाएंगे तो थोड़ी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च की मात्रा बढ़ती जा रही है। और गन्ने का रस पिएंगे तो शक्कर ही पी रहे हो तो वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ेगी।
तो अब ये डिपेंड करेगा, और यदि किसी व्यक्ति का इंसुलिन सिस्टम इफिशिएंट है तो उसको टैकल कर लेगा। सर एक सवाल आया है, कैन डायबिटीज बी रिवर्स्ड? और उसके साथ एडिशनल और एक सवाल मैं जोड़ता हूँ कि डायबिटीज की दवाई एक बार चालू होने के बाद लाइफ में बंद हो सकती है क्या? देखिए, डायबिटीज की दवाई तो अपन शुरू करके कभी भी बंद कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं कि शुरुआत में डायबिटीज मालूम पड़ी, इलाज किया सीरियसली, 3 महीने के बाद की शुगर नॉर्मल आई, दवाई बंद कर दी। 1 आध महीने बाद जांच कराई, शुगर ठीक थी, फिर 1 आध महीने बाद जांच कराई, शुगर ठीक थी, पर याद रखिए इन 4-5 महीने तक बड़े सिंसियर भी बने रहे। अब उसके बाद धीरे-धीरे गाड़ी ट्रैक से उतरी, ठीक है, और टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं की। फिर 3 साल बाद चेक करे तो पता लगा कि शुगर तो 400 हो गई। अब ये जो ग्रुप होता है, ये क्या करता है, वो डायबिटीज के गोल्डन पीरियड को मिस कर रहा है। हाँ, अगर हम डायबिटीज में दवाई बंद कर दें और शुगर बिल्कुल रेगुलर चेक करते रहे और बिल्कुल नॉर्मल रहे, तो आपने दवाई बंद कर दी, आपको तो सिर्फ ग्लूकोज सिस्टम दिख रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब डायबिटीज होती है, बाय दैट टाइम पेनक्रियाज में परमानेंट एक कैपेसिटी में कमी आ गई होती है। तो हम लोग ऐसी दवाई जरूर चालू रखते हैं, हम सब दवाइयां चालू नहीं रखते, पर हम ऐसी दवाई जरूर चालू रखते हैं जो पेनक्रियाज की कैपेसिटी को सुधारने में मदद करती है। तो यदि एक व्यक्ति जिसका कंट्रोल हो गया, डाइट कंट्रोल पे भी उसका शुगर कंट्रोल बना हुआ है, लेकिन अगर वो पेनक्रियाज को सपोर्ट करने वाली दवाई लेते रहेगा तो उसका सिस्टम लंबे समय तक चलेगा। नहीं लेगा तो भी सिस्टम चलेगा, लेकिन जल्दी 2 साल 5 साल बाद फेल हो जाएगा। और ऐसी कम से कम 8-10 बड़ी-बड़ी स्टडी हो चुकी है, जिसमें न्यू ऑनसेट डायबिटीज, नए-नए डायबिटीज को लिया गया। एक को बोला गया तुम सिर्फ डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज करो, एक ग्रुप को बोला गया आप डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज के साथ में आप ये मेडिसिन भी लो, एक ग्रुप को बोला गया आप इंसुलिन लगाओ। ये ऐसे बहुत सारे मेडिकल साइंस में अध्ययन है जिन्होंने ये प्रूव किया है कि अकेले डाइट और एक्सरसाइज से 5 साल के बाद सिस्टम फेल होते हैं। अब 5 साल के बाद जब सिस्टम फेल होते हैं तो उनको सपोर्ट ज्यादा लगता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज के साथ इंसुलिन का सिस्टम सुधारने वाली टेबलेट जारी रखना चाहिए। जहां तक रिवर्सल की बात है, तो देखिए रिवर्सल जो शब्द है उसको थोड़ा सा समझने का है। हमारे मरीज रिवर्सल मतलब क्या समझ रहे हैं कि कोई ऐसी दवाई मिल गई जिसको आपने कोर्स पूरा कर लिया और उसके बाद आप हो गए फ्री, अब आपकी गई डायबिटीज हमेशा के लिए, जैसा खाना खाना है खाओ, जैसा रहना है रहो, और डायबिटीज ठीक हो गई। ऐसा रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल के नाम पे क्या हो सकता है, आज आपका वेट 100 किलो है, आपने डाइट का बहुत अच्छा कंट्रोल कर दिया, आपने अपना वेट घटा के 70 किलो कर लिया, आपकी शुगर नॉर्मल रह सकती है, बिना दवाई के भी नॉर्मल रह सकती है। पर जहां आपने ट्रैक छोड़ा, जहां आपने लाइफ स्टाइल बिगाड़ी, जहां आपने खाना पीना बिगाड़ के फिर वेट गेन किया, आप वापस उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग मेडिकल साइंस में असंभव कुछ नहीं है। कल को एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज है, 100 किलो वेट है, उसको शुगर क्यों है, क्योंकि उसका इंसुलिन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। कल को वो मैराथन रनर बन जाए, रोज 40 किलोमीटर दौड़े, 20 किलोमीटर रनिंग करे, एथलीट बन जाए, अपना वेट खूब घटा ले, अब उसके इंसुलिन के सिस्टम में सुधार आ गया और उसका बॉडी जीरो तो है नहीं, इतना इंसुलिन तो बना रहा है। इस तरह की चीज को आप रिवर्सल के रूप में लीजिए। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई टेलीविजन में ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ गया कि कोई कैप्सूल का कोर्स पूरा कर लिया और डायबिटीज गई, तो ऐसी डायबिटीज नहीं जाती। सर एक लास्ट सवाल लेते हैं, दिलीप जी मलारा से और से आया है, इंजेक्शन और टैबलेट्स दोनों में से क्या सेफ है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? देखिए क्या है कि जरूरत के हिसाब से मैनेजमेंट होता है। यदि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन है खुद का अपना, तो हम उसे टेबलेट की मदद से इंप्रूव करके हैंडल कर सकते हैं और डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं। टेबलेट डायरेक्ट काम नहीं करती, टेबलेट अपने शरीर के अंदर जाके इंसुलिन सिस्टम की मदद से काम करती है। अब यदि हमारे शरीर के अंदर का इंसुलिन सिस्टम ही बहुत वीक हो गया है, तो फिर हमको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो इसको मैं इंजेक्शन की जगह ये कहूंगा कि जो चीज हमारे शरीर में कम हो गई, अब हमने उसकी पूर्ति कर ली बाहर से, तो जब तक आपके पास इतना इंसुलिन है कि आप उसे निकाल के अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हो तो कर लीजिए।
दवाइयों की मदद से करिए, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज की मदद से करिए। और जनरली डायबिटीज जब 10 से 15 साल पुरानी हो जाती है तो इंसुलिन बॉडी में कम होता है। किसी में भी शुरू के 2 साल में जनरली नहीं होता। 10, 15, 20 साल के अंदर अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा पेनक्रियाज उतना इंसुलिन नहीं निकालता जितनी हमारी जरूरत है। उस दिन हमको इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के जरिए पहुंचाना पड़ता है। तो दोनों काम इंसुलिन के जरिए ही कर रहे हैं। दवाई है और इंसुलिन तो वही चीज है जो हमारी बॉडी में बनती है। यस अविनाश भैया। ठीक है, हम इस अवेयरनेस सेशन के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और मैं लायन अविनाश कक्कड़, सेक्रेटरी लायंस क्लब जलगांव सेंट्रल की ओर से वोट ऑफ थैंक्स दूंगा। आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हमने सर्विस एक्टिविटी के तहत लिया। डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल भाषा में डायबिटीज के रिलेटेड काफी जानकारी दी। आपने डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज के टाइप्स, डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स, इंसुलिन का डायबिटीज में रोल, डायबिटीज का इलाज कैसे करें और चिकित्सा के आधार, इस तरह काफी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। मैं टोटल डायबिटीज हार्मोन्स इंस्टीट्यूट से डॉक्टर सुनील जी जैन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी विनती को मान देते हुए इस सेशन के लिए मंजूरी दी। मैं लायंस क्लब जलगांव सेंट्रल की ओर से आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी टीम की ओर से प्रदीप जी संघवी जी का भी मैं आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष भूमिका निभाई। आज के इस सेशन में उपस्थित सभी सदस्यों का भी मैं आभारी हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद। धन्यवाद। मैं सभी सदस्यों को निवेदन करता हूँ कि अपने स्थान पर राष्ट्रगीत के लिए खड़े रहे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।